नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पलीफायर में होने वाली क्लिपिंग प्रॉब्लम के बारे में। हम अपने एम्पलीफायर को चाहे डीजे सेटअप में यूज करें, चाहे लाइव सेटअप में यूज करें या किसी अन्य पर्पस में यूज करें, और हम अपने साउंड सेटअप की आवाज़ को यानी उसकी वॉल्यूम को या उसकी गेन को थोड़ा भी जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे टाइम पर हमारे एम्पलीफायर में जो इंडिकेटर लगा होता है जिसमें क्लिप या लिमिटर लिखा होता है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है। यानी वो बत्ती धीरे धीरे ब्लिंक करती है, जलने लगती है। और थोड़ा से हम और वॉल्यूम या फिर गेन को इंक्रीज करते हैं यानी थोड़ा से बढ़ाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि क्लिप वाला इंडिकेटर कंटिन्यू हो जाता है, यानी जलता ही रहता है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक एम्पलीफायर में ये क्लिप का इंडिकेटर यानी क्लिप वाला ऑप्शन क्यों दिया होता है और क्या प्रॉब्लम होती है क्लिप आने से। क्या क्लिप आने से साउंड क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है? क्या क्लिप आने से हमारे स्पीकर खराब हो जाते हैं? क्या क्लिप आने से हमारे स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होता है? अगर हाँ, बहुत बड़ा नुकसान होता है तो सबसे बड़ी बात, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करें, यानी क्या हम करें कि हमारे एम्पलीफायर में क्लिप ना आए। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपको एक प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लिपिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो सारी जानकारी इसी वीडियो में कूट कूट के मैंने भर के रखा है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। और आप में से कईयों ने क्लिपिंग की वजह से ही कई बार अपने स्पीकर्स खराब कर दिए। आपको समझ में नहीं आता है कि कितना बड़ा नुकसान होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं दोबारा मेरा वीडियो आपके पास कभी आए या फिर न आए, अगर आप अपने साउंड नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो मेरे पिछले और भी वीडियो चैनल में पड़े हैं उनको जरूर आप देखें, क्योंकि उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है। तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें यह पता होना बहुत ही आवश्यक होता है कि क्लिपिंग होता क्या है। तो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्लिपिंग क्या है। देखिए, जब आप अपने एम्पलीफायर के वॉल्यूम को या गेन को या मिक्सर के आउटपुट को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि एम्पलीफायर की क्षमता से ज़्यादा सिग्नल उसके अंदर जाने लगता है और एम्पलीफायर उस जाने वाले सिग्नल को पूरी तरह से एम्पलीफाई नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सिग्नल हमने इनपुट किया है वो जैसे एम्पलीफायर के अंदर ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो उसके जो पीक्स होंगे, जहाँ पर आवाज़ ज़्यादा ऊँची होगी, उसको वो कट कर देता है और जितनी उसकी क्षमता है मात्र उतने ही सिग्नल को आउटपुट के रूप में बाहर निकालता है। अब होता क्या है, जब वो पीक्स कट जाते हैं तो सिग्नल बिल्कुल सीधा हो जाता है। और साथ में ये भी दिक्कत होती है कि जब क्लिप आती है तो ट्रांजिस्टर पूरी तरह से खुल जाते हैं, माइनस और प्लस दोनों। अब ऐसे में क्या होगा कि जो वोल्टेज होती है वो 50% अधिक और ज़्यादा उतनी ही रेंज में जाने लगता है। इसी कारण से एम्पलीफायर ओवरहीट हो जाता है और स्पीकर्स में ज़्यादा वोल्टेज जाने से स्पीकर की कॉइल मेल्ट होकर के जल जाती हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा से और सरल तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन से यहाँ से हम एक जैक लेकर के मिक्सर में गाने का इनपुट देते हैं, या लैपटॉप से आउटपुट लेकर मिक्सर में इनपुट किए। अब हम मिक्सर से एम्पलीफायर में एक इनपुट देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जब मिक्सर से हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे या फिर एम्पलीफायर का गेन बढ़ाएंगे और यहाँ से हमने गलत सेटिंग किया है, गेन स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार रखा है, तो ऐसे में क्या होगा, क्लिप आना शुरू हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर जहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, इसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे ये दोनों चित्र को, तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से पता चल जाएगा कि क्लिप क्या होता है। तो देखिए, यहाँ एक नॉर्मल आउटपुट है और एक ये क्लिपेड आउटपुट है। इसका ये चित्र है और इसका ये चित्र है, और इसी चित्र से आपको आसानी से समझा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल छोटा सा सिग्नल देखने को मिल रहा है और इसमें भी एक छोटा सिग्नल मिल रहा है देखने को, जो हम अपने मिक्सर से अपने एम्पलीफायर को देते हैं। अब इसको वो मान लो जैसे कि मैंने माइक में बोल दिया छोटा सा हेलो, और इस छोटा से हेलो वाले को एम्पलीफायर में जैसे ही भेजा जाता है वैसे ये बड़ा हो जाता है। हमने एकदम धीमे से बोला हेलो, लेकिन एम्पलीफायर से जो हमारे स्पीकर्स कनेक्ट होंगे उसमें यही सिग्नल बड़ा हो जाता है। सेम हेलो ही बहुत तेज बोलता है, हेलो ऐसे करके ना। तो ठीक वैसा ही जैसे इस छोटे सिग्नल को हमने नॉर्मल आउटपुट में एक सही गेन स्ट्रक्चर लगा करके एम्पलीफायर को दिया, तो सेम ये सिग्नल जैसा था वैसा ही बड़ा होकर यहाँ पर आ गया। अब इसे मान लेते हैं कि जैसे एक एम्पलीफायर है, यहाँ से यहाँ तक की क्षमता थी 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट थी। तो अब हमने इतना वॉल्यूम दिया जिसमें ये लगभग 700-800 वाट या फिर लगभग 1000 वाट के आसपास का आउटपुट
बनाए तो एक छोटे सिग्नल को हम अच्छे से गेन करके सही गेन स्ट्रक्चर बना के जब इसमें देते हैं तो सेम एकदम बिल्कुल देखिए ये यहाँ से आया बिल्कुल साइन वेव में ऐसे करके आउटपुट हो गया, क्योंकि एम्पलीफायर की क्षमता यहाँ तक थी तो इसी के अंदर हमने बिल्कुल इसको एम्पलीफाई किया, बिल्कुल बाहर नहीं गया। और इसी चीज़ को जब हम गलत तरीके से गेन स्ट्रक्चर देते हैं अपने एम्पलीफायर को तो यहाँ पर क्लिपेड सिग्नल बनता है, जिसमें इस छोटे सिग्नल को जैसे कि हमने बोला था हेलो, छोटा सा हेलो बोला और उसको हमने इतना ज़्यादा गेन कर दिया, इतना ज़्यादा उसकी वॉल्यूम बढ़ा दिया कि वही 1000 वाट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, इस क्षमता के अंदर वो इतना ज़्यादा हो गया कि एम्पलीफायर की क्षमता से बाहर चला गया। लगभग वो इतना गेन सिग्नल अंदर चला गया कि एक वो 2000 वाट के एम्पलीफायर के या फिर 1500 वाट के एम्पलीफायर की क्षमता के बराबर था। तो अब क्या होगा, यही गोल स्ट्रक्चर ऐसे करके साइन वेव हमने यहाँ पर भेजा तो यहाँ तक तो गया। अब यहाँ से एम्पलीफायर की क्षमता खत्म होती है तो अब ये क्या करेगा, अपनी क्षमता से बाहर तो आउटपुट करेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आती है, एसएमपीएस से जो सप्लाई आती है वो सीमित होती है। अब जैसे आपको 50 किलो वजन उठाने के लिए कहा जाएगा तो आप 50 किलो की जगह 70 किलो तो उठा नहीं पाएंगे, 50 किलो ही उठा पाएंगे। अगर आपके ऊपर 70 किलो 80 किलो का लोड रख दिया जाएगा तो आप बैठ जाएंगे। सेम वैसे एम्पलीफायर क्या करता है, जब ज़्यादा लोड होता है तो जितना क्षमता है उतने को ही बड़ा कर देता है ऐसे करके, बाकी के ऊपर के जो पीक्स होते हैं वो कट कर देता है। और इधर से वही साइन वेव जैसे यहाँ तक आया, ये अब यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये इतना यहाँ तक एम्पलीफाई किया, बाकी इसको इसने फ्लैट करके यहाँ से फिर ऐसे मोड़ दिया तो इतना ये कट गया, इतना ये कट गया। अब यहाँ पर आधा ऊपर के पॉजिटिव में कटा, आधा नीचे के ट्रांजिस्टर के निगेटिव में कटा, क्योंकि जो हमारे क्लास AB H क्लास एस टाइप के एम्पलीफायर होते हैं तो उनमें प्लस माइनस में हमारी सप्लाई बटी होती है, ठीक है। तो इतना ये कट हो जाता है और इतना ये कट हो जाता है। अब आउटपुट में क्या आता है, जैसे कि ये तो केवल एक हेलो का साइन था, मान लो हेलो बोला तो साइन वेव में इस तरह दिखा। अब जो पूरा गाना होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो जब हम इसको एक गाने को पूरा एम्पलीफाई करेंगे तो एक सही गेन स्ट्रक्चर में लगभग इस प्रकार से एकदम स्मूथ आउटपुट आएगा, यानी जैसा हमने इनपुट दिया वैसे ही एम्पलीफाई आउटपुट देखने को मिलेगा। और अब इसमें क्या होगा, जो हमने इसमें इनपुट दिया था वो डिस्टॉर्शन की वजह से यानी क्लिपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, गेन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से इसको बर्बाद कर देगा कि ये पूरा एकदम फ्लैट आपको एक यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा, और जो इनपुट दिया था उससे बिल्कुल हट के आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी आवाज़ भी भद्दी हो जाएगी, ओवर वोल्टेज से स्पीकर भी खराब हो जाएंगे। और हमारे एम्पलीफायर में जब ज़्यादा क्लिपिंग होगी, ज़्यादा करंट रन होगा तो एम्पलीफायर भी गर्म होगा, हो सकता है आपका एम्पलीफायर भी खराब हो जाए। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। आइए अब जानते हैं कि क्लिपिंग किस वजह से होता है, मुख्य कारण क्या है। केवल यही कारण नहीं है कि हमने उसमें सिग्नल ज़्यादा हैवी डाल दिया एम्पलीफायर के अंदर, यानी एम्पलीफायर की क्षमता से ऊपर सिग्नल डाल दिया तभी क्लिपिंग आता है। क्लिपिंग आने के और बहुत सारे कारण हैं जो कि एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहला कारण तो यही होता है कि जब हम अपने मिक्सर का जो आउटपुट है वो हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एम्पलीफायर के अंदर ज़्यादा गेन पहुंचने लगता है, तब क्लिप आता है। अब इसके अलावा किसी एम्पलीफायर के क्लिपिंग करने का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कम ओम पर एम्पलीफायर को चलाना, यानी लो इम्पीडेंस पर एम्पलीफायर को रन करना। अब अगर आपका एक एम्पलीफायर 4 ओम पर स्टेबल है, यानी 4 ओम स्टेबल एम्पलीफायर है, और उस पर आप 2 ओम्स का लोड देते हैं, यानी उसके एक चैनल में 8 ओम के 2 स्पीकर चलाने के लिए ऑप्शन है, और उस पर आप 4 स्पीकर लगा रहे हैं, तब उस सिचुएशन में भी आपका एम्पलीफायर क्लिप करेगा। और किसी एम्पलीफायर के क्लिप करने का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है लो वोल्टेज। जब आप अपने एम्पलीफायर को लो वोल्टेज में रन करते हैं, यानी कि जैसे आपका जो मेंस आ रहा है, यानी जो आपके पावर ग्रिड से बिजली आता है, उसका वोल्टेज 90 मतलब 190 वोल्ट से नीचे हो गया, यानी 200 वोल्ट से नीचे हो गया, तब ऐसी सिचुएशन में भी आपका जो एम्पलीफायर है वो क्लिप करेगा। और जनरेटर में फ्लक्चुएशन हो रही है, लो वोल्ट्स फिर हाई वोल्ट फिर लो वोल्ट हाई वोल्ट ऐसे हो रहा है, तब भी आपके एम्पलीफायर में काफ़ी तक क्लिप हो सकती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब वोल्टेज लो चला जाता है तो जितना एक ट्रांजिस्टर को पावर सप्लाई से डीसी वोल्ट चाहिए होता है, वो ट्रांसफार्मर उतना पावर सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पाता, जिसके चलते एम्पलीफायर में क्लिप आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है और उस एम्पलीफायर की जो क्षमता होगी, उस सिग्नल को जितना एम्पलीफाई करने के लिए उसका जो मेन वॉल्यूम नॉब होता है उसको बढ़ाया गया है, उतना डीसी वोल्टेज ना मिलने की वजह से सिग्नल पूरी तरह से एम्पलीफाई नहीं होता है, जिसकी वजह से क्लिपिंग जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। और किसी भी एम्पलीफायर के क्लिप करने का चौथा सबसे प्रमुख कारण है
एम्पलीफायर की क्षमता से बड़ा स्पीकर का उपयोग करना। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि आपका एम्पलीफायर 4 ओम पर यानी 4 ओम पर 2000 वाट का आउटपुट करता है। उस पर आपने 2 स्पीकर 1000 वाट के नहीं लगाए, उसकी जगह पर आपने 1500 वाट के 2 स्पीकर लगा दिए, तो आपका 1000 वाट का जो लोड है वो ज़्यादा हो गया एम्पलीफायर में। तो इस सिचुएशन में भी आपका एम्पलीफायर क्लिप करेगा। और किसी भी एम्पलीफायर के क्लिप करने का अंतिम और पांचवा सबसे प्रमुख कारण है गलत ऑडियो सिग्नल इक्वलाइजेशन। इसका मतलब यह होता है कि हम जब अपने एम्पलीफायर को कोई भी ऑडियो सिग्नल दे रहे हैं, चाहे वो माइक से दे रहे हो, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन से दे रहे हो गाने के रूप में, या लैपटॉप से दे रहे हो, या गिटार से दे रहे हो, कैसा भी सिग्नल दे रहे हो, उसमें कितनी मात्रा में बेस डालना है और कितनी मात्रा में ट्रिबल और कितनी मात्रा में हमें मिड डालना होता है। देखिए, सामान्यतः एक डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए 0 dB तक के ऑडियो सिग्नल का जो इक्वलाइजेशन है वो हमें करना होता है। लेकिन प्रोफेशनल ऑडियो में क्या होता है, अच्छी टोन लाने के लिए कभी कभी हमें इक्वलाइजेशन को बढ़ाना होता है, जैसे +2 dB, +6 dB और +12 dB तक का ऑप्शन होता है। तो जब भी हम अपने बेस को +12 dB बढ़ा देते हैं, या अपने मिड को हम +12 dB कर देते हैं, ट्रिबल को +10, 12, 11 जैसा भी आपका आप रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से आप ज़्यादा इक्वलाइजेशन कर देते हैं अपने सिग्नल में, ज़्यादा dB को हम बढ़ा देते हैं, तो इस टाइम पर भी हमारे एम्पलीफायर में क्लिपिंग और डिस्टॉर्शन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब आपने ये जान लिया है कि क्लिपिंग क्या होता है और किन कारणों की वजह से हमारे एम्पलीफायर में क्लिपिंग आती है। अब यहाँ पर आपको यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपके एम्पलीफायर में क्लिपिंग आ रही है तो उसके क्या बड़े नुकसान होते हैं। और जैसे ही आप उन नुकसान को जान जाएंगे तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर बनेगा कि इस क्लिपिंग को हम कैसे रोकें, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। और आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने एम्पलीफायर की क्लिपिंग को रोक सकते हैं। वीडियो के लास्ट में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके बड़े नुकसान क्या हैं। सबसे पहले आपका जो नुकसान होता है वो स्पीकर पर होता है। अगर आपका एम्पलीफायर कंटिन्यू क्लिपिंग कर रहा है तो क्या होता है, जो सिग्नल हमारे एम्पलीफायर के अंदर जाता है वो बिल्कुल रूप को बदल लेता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो साइन वेव की जगह इस प्रकार से जो ऊपर नीचे सिग्नल होता है उसकी जगह पर वो चौकोर आकार के सिग्नल में बदल जाता है। अब क्या होता है, जब कोई सिग्नल साइन वेव में रहता है तो हमारे स्पीकर की कोन को वो बिल्कुल आराम से मूव करता है, और एक साइन वेव जैसे ही चलता है तो वो एसी रूप में होता है, ठीक, जिसे हमारा एसी करंट होता है, तो स्पीकर आसानी से ऊपर नीचे मूव करता रहता है। लेकिन जब हमारा सिग्नल क्लिपिंग होने की वजह से स्क्वायर वेव में बदल जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा क्लिप होकर कट जाता है तो स्क्वायर वेव जैसा हो जाता है। अब इस तरह का सिग्नल क्या करता है, स्पीकर के अंदर जो सिग्नल जा रहा है वो जो हमारे बैटरी का करंट होता है, जैसे डीसी करंट जैसा वो एक रूप बना लेता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे स्पीकर की कोन कभी एकदम ऊपर टंगी रहेगी, कभी एकदम नीचे टंगी रहेगी। तो इस प्रकार से स्पीकर की कॉइल बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। कभी आप बैटरी लगा के देखना, स्पीकर में जो डीसी बैटरी होती है जिसमें प्लस माइनस होता है, उसको जैसे आप टच करेंगे तो कोन ऊपर की ऊपर ही टंगी रह जाएगी जब तक आप तार को हटाएंगे नहीं, ठीक। लेकिन आप साइन वेव में अगर आप जो हमारा एसी करंट होता है छोटा करंट लगाएंगे तो हमारा स्पीकर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक। तो कुछ ये कारण होता है जिसके कारण हमारे स्पीकर की जो कॉइल होती है काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से वो पिघल जाती है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है वो पिघल हो जाता है, और पिघलने की वजह से उसकी तार आपस में टच होकर के पूरे स्पीकर की कॉइल पूरी तरह से जल जाती है। और दूसरा इम्पैक्ट हमारे एम्पलीफायर के ऊपर भी होता है। अब एम्पलीफायर के ऊपर किस प्रकार का इम्पैक्ट होता है, जैसे आप एम्पलीफायर को क्लिपिंग में चलाएंगे तो वो अपने क्षमता से ज़्यादा पावर आउटपुट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एम्पलीफायर के पूरे सर्किट में काफ़ी ज़्यादा करंट दौड़ता है, दुगना करंट दौड़ता है। अब ऐसे में एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, कई बार हमारे ट्रांजिस्टर फूक जाते हैं, कई बार हमारे रजिस्टेंस फूक जाते हैं, कैपेसिटर फट जाते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम एम्पलीफायर में भी होती है। और जो स्पीकर जलते हैं उसका ये भी कारण होता है, जब एम्पलीफायर क्लिप होता है तो बहुत ज़्यादा करंट निकालता है, और वो करंट हमारे स्पीकर की कॉइल में पूरी तरह से ऐसे रन करता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी स्पीकर आपका जल के खराब हो जाता है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस भी किया होगा। साथ में ये भी नुकसान होता है, आपके जैसे स्पीकर की कॉइल मान लिया नहीं जली, जैसे कि आपका
एम्पलीफायर छोटा है और उसका जो क्लिपिंग सिग्नल है वो स्पीकर को डैमेज नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ऐसे उसमें जो वेव्स जाएंगे, जो तरंगे जाएंगी सिग्नल की, वो अचानक से स्पीकर की कोन में झटका देंगे, जिससे आपका जो स्पाइडर होता है वो डैमेज हो जाएगा, आपकी कोन डैमेज हो जाएगी, जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और साथ में सबसे बड़ी बात, मान लिया आप नुकसान सहने के लिए भी तैयार हैं, आपका एम्पलीफायर भी खराब हो जाएगा तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके एम्पलीफायर में क्लिपिंग हो रहा है तो जो साउंड क्वालिटी का आपको चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपका साउंड बिल्कुल कच कच फट फट ऐसी आवाज़ आएगी और बिल्कुल क्लियर आवाज़ आपका नहीं होगा। और जैसी जो बेस गिरेगी ना, आपका बेस धन धन या ऐसे ढच ढच की आवाज़ आती है, उसकी जगह पर वो फर फर फट फट ऐसे कुछ कचपचाहट जैसी आवाज़ आएगी। आप कभी भी इसको ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने ज़्यादा नुकसान है। और अब फाइनली आपको ले चलते हैं कि इस क्लिपिंग की प्रॉब्लम से हम बच कैसे सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए कि ये एम्पलीफायर में क्लिपिंग ना हो और हमारा साउंड सिस्टम सुरक्षित रहे, ना तो स्पीकर खराब हो ना एम्पलीफायर खराब हो, और एक क्लीन साउंड, क्रिस्टल साउंड हमें मिल सके। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से किसी भी एम्पलीफायर में क्लिपिंग होने के या क्लिपिंग आने के कई सारे कारण होते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी एम्पलीफायर की क्लिपिंग को रोकने के लिए भी कई सारे रूल होते हैं और कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, जिसमें से सबसे पहला रूल्स होता है हेडरूम का। तो आपको हमेशा 30% का हेडरूम लेके चलना है। 30% हेडरूम का मतलब यह हुआ कि आपका एम्पलीफायर इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपके स्पीकर्स लगे हैं उनसे 30% ज़्यादा क्षमता का एम्पलीफायर हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि आपका एम्पलीफायर आप यूज कर रहे हैं 4 ओम पर, ठीक। 4 ओम का मतलब एक चैनल पर 2 स्पीकर और दूसरे चैनल पर भी 2 स्पीकर। एक स्पीकर 8 ओम का होता है, 2 स्पीकर को पहले जोड़ा 4 ओम हुआ, यानी 4 ओम हुआ। अब एक स्पीकर आपका 1000 वाट का है और दूसरा स्पीकर भी आपका 1000 वाट का है, तो दोनों स्पीकर 2000 वाट बनी। आपने एक चैनल में लगा दिया और दूसरे सेम आपके 2000 वाट स्पीकर, यानी 2 स्पीकर आपने दूसरे चैनल में लगा दिया। अब इसमें आपको एम्पलीफायर कैसा होना चाहिए, जो लगभग 4 ओम पर 2500 वाट का आउटपुट देता हो, 2500 वाट का आउटपुट देता हो। लोग क्या करते हैं, जैसे 2000 वाट का लोड है, 2 स्पीकर लगे हैं 1000 वाट के, और उतना सेम वही एम्पलीफायर ले लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपको स्पीकर की पूरी क्षमता देखने के लिए आपको पूरा जो उसका मास्टर वॉल्यूम होता है उसको पूरा खोलना पड़ेगा। जब भी आप अपने एम्पलीफायर की मास्टर वॉल्यूम को पूरा खोलने की कोशिश करेंगे तब आपके एम्पलीफायर में क्लिपिंग होगा। वहीं पर जब आप हेडरूम यूज करेंगे, 30% बड़ा एम्पलीफायर लेंगे, जैसे 2000 वाट का आपका लोड है और उसमें आप एम्पलीफायर ले रहे हैं 2500 वाट का, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो मास्टर वॉल्यूम है एम्पलीफायर की उसको आप आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, लगभग 65% या 70%। अब क्या होगा, अब ऐसे में आप एम्पलीफायर के पूरे वॉल्यूम नॉब को पूरा नहीं खोल रहे हैं, यानी आप उसकी गेन को पूरा बढ़ा भी नहीं रहे हैं, और साथ में आपका जो 30% का टॉलरेंस था वो रेशियो भी पूरा हो रहा है, यानी वो आपका रूल भी पूरा हो रहा है। अब क्या होगा, जब आप 70% वॉल्यूम खोलेंगे एम्पलीफायर का, तो जो आपने जो बड़ा एम्पलीफायर लिया था ना 2500 वाट, अब लेकिन स्पीकर आपके 2000 वाट के थे, तो अब क्या होगा, वो आपका उतना पावर भी नहीं आएगा क्योंकि आपने वॉल्यूम कम खोला है, स्पीकर भी पूरे चलेंगे और एम्पलीफायर क्लिप भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। एम्पलीफायर में हो रही क्लिपिंग को कम करने का जो दूसरा प्रमुख बिंदु है वह होता है फिक्स स्टेबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीफायर को जिस पावर सोर्स से चलाया जा रहा है, चाहे वो जनरेटर हो या ग्रिड से आने वाला बिजली हो, उसमें सही वोल्टेज हो, जिस वोल्टेज में एम्पलीफायर चलने के लिए बना हो। और मैं हमेशा आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि हमेशा आप 220 से 225-30 वोल्ट के बीच में अपने वोल्टेज को रखें। और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग देशों में अलग अलग यूज की जाती है। देखिए, जो बिजली यूज होती है उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। कई बार क्या होता है, जनरेटर्स में वोल्टेज सही होता है लेकिन फ्रिक्वेंसी गलत होती है, तो आपको हमेशा अच्छे टेक्नीशियन से जनरेटर की फ्रिक्वेंसी सही करवाना है, वोल्टेज सही करवाना है। वोल्टेज मैंने आपको बता ही दिया है कि हमेशा 220 वोल्ट से ऊपर ही रहे, 225, 230। और सबसे अच्छा साधन यही होता है वोल्टेज को सही से मेजर करने का, कितना वोल्टेज लेंगे। एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर के पीछे जो उसका पावर कॉर्ड्स लगा होता है, पावर केबल के नीचे लिखा होता है कि एम्पलीफायर कितने वोल्टेज में सही से चलेगा। ठीक, तो आपको सही वोल्टेज देना है
और साथ में फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं या विदेश में कोई बनाए जाते हैं भारत में चलाने के लिए, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी, वो होती 50 हर्ट्ज। तो जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे प्यारे देश भारत से देख रहे हैं तो उनको अपने जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज करवा लेना है, और जो आपके पावर ग्रिड से बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज ही सेट रहती है। और वोल्टेज मैंने आपको पहले बता दिया, आपको वोल्टेज हमेशा 220 से 230 वोल्ट के आसपास ही रखना है, और इससे कम ना हो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपका वोल्टेज डाउन जाएगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप जनरेटर यूज करते हैं तो इससे फ्रिक्वेंसी का इम्पैक्ट और साथ में वोल्टेज डाउन का इम्पैक्ट एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा क्लिपिंग लाता है। और हाँ, अगर आप ग्रिड के बिजली यूज करते हैं या जनरेटर यूज करते हैं और आपका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव करता है, यानी आपकी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन हो रही है, तो आप अच्छी क्वालिटी का सर्वो स्टेबलाइजर लगवाएं। सर्वो स्टेबलाइजर लगाने से क्या होगा, वोल्टेज में कितना भी फ्लैक्चुएशन हो वो अपने हिसाब से वोल्टेज को स्टेबल रखेगा। ठीक है। और सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में एक अच्छी वीडियो अगर आपको चाहिए कि कौन से ब्रांड्स ज़्यादा अच्छे हैं सर्वो स्टेबलाइजर में, तो वो सजेशन आप अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, उसके बारे में वीडियो आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है पावर से जुड़ी प्रॉब्लम थी, इसको आपको जो मैंने आपको बताया उसको आपको सही से मेंटेन रखना है, तो आपका क्लिपिंग नहीं होगा। और एम्पलीफायर की क्लिपिंग को रोकने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सही ओम्स पर या सही इम्पीडेंस पर एम्पलीफायर को रन करना। हमेशा से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 ओम यानी 4 ओम से नीचे जाकर के अपने एम्पलीफायर को रन ना करें। आप 8 ओम पर यानी 8 ओम पर चलाएं, 4 ओम पर चलाएं, लेकिन 2 ओम पर अपने एम्पलीफायर को कभी भी रन ना करें। मैं यही सजेशन दूंगा। हालांकि मार्केट में बहुत सारे एम्पलीफायर आ रहे हैं जो कि 2 ओम 1 ओम स्टेबल हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी, जो पावर साउंड में जो क्लियरिटी आपको 4 ओम 8 ओम में मिल जाएगी वो 2 ओम पर नहीं मिलती है। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। एक एम्पलीफायर को आप 4 ओम में चला लेना और एक को 2 ओम में चला लेना, आपको जो साउंड का क्वालिटी होगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप सही ओम्स मैच करके चलाएंगे तब भी आपका क्लिपिंग नहीं होगा। 2 ओम में क्या होता है, जब इम्पीडेंस डाउन होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है एम्पलीफायर के पूरे सर्किट में, जिसकी वजह से क्लिपिंग आने की समस्या ज़्यादा रहती है। अगर आपका इम्पीडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो एम्पलीफायर में जो करंट दौड़ता है वो कम हो जाएगा, जिससे क्लिपिंग की प्रॉब्लम कम होती है। एम्पलीफायर की क्लिपिंग को कम करने का चौथा सबसे महत्वपूर्ण रूल होता है सही EQ। सही EQ का मतलब देखिए, जैसे ही आप बेस चलाते हैं और बेस चलाने के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉसओवर यूज करते हैं या ग्राफिक इक्वलाइजर यूज करते हैं या DSP यूज करते हैं, है ना। तो जो लोग ग्राफिक इक्वलाइजर यूज करते हैं, चाहे वो DSP के अंदर वाला हो या फिर जो एनालॉग ग्राफिक इक्वलाइजर आता है, तो क्या करते हैं, जो बेस वाली फ्रिक्वेंसी होती है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। किसी को प्लस 10 dB कर दिया, किसी को 12 dB तक पूरा फुल कर दिया। तो इस तरह से अगर आप ट्यून करेंगे तो आपका एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा क्लिप करेगा। हमेशा क्या है, पहली बात तो 0 dB पर आप रखें। अगर आप प्रोफेशनल साउंड में थोड़ा से और बूस्ट चाहते हैं तो +3 dB से +6 dB तक का जो बेस होगा वो सही होता है, और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो एम्पलीफायर आपका क्लिप करेगा, क्योंकि सिग्नल बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक। और इसी प्रकार मिड में भी अगर आप ज़्यादा dB को हाई कर देते हैं, और इसी प्रकार जो आपका ट्रेबल होगा, मिड होगा, किसी भी फ्रिक्वेंसी को अगर आप ज़्यादा बूस्ट कर देंगे तो एम्पलीफायर में क्लिप आना शुरू हो जाएगा। अच्छे की जगह आपका ख़राब सिग्नल बन जाएगा। जितना आप अच्छा चाहते थे उससे ख़राब आपको परिणाम मिलने लगेंगे। इसलिए EQ सही से करें, और EQ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है किस प्रकार से सही EQ करना होता है, बेस के लिए, आपके टॉप के लिए, लाइनरे के लिए। और अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो वीडियो आएंगे और इसी तरह पूरी डिटेल के साथ, सही जानकारी के साथ आपको वीडियो मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। क्लिपिंग को रोकने का जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वह होता है सही मिक्सर की सेटिंग। आप अपने मिक्सर में जो सिग्नल देते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन से किसी सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं, चाहे तो अपने लैपटॉप से कोई बीट्स या सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, चाहे माइक्रोफोन का यूज कर रहे हो जिसमें तबला, सिंगर की आवाज़ कुछ भी लगा हो, उसमें आप सही से उसका बेस दें, सही से मिड दें, सही से ट्रेबल दें, और गेन को बहुत सोच समझ के आपको देना है। और साथ में जो चैनल फेडर है, चैनल फेडर को भी आपको बहुत सोच समझ के बढ़ाना है। और लास्ट में आपके जो मेन मास्टर आउट हैं उनको इस हिसाब से बढ़ाना है जो आपके एम्पलीफायर में जा रहे हैं,
कि जो उसका सिग्नल मीटर होता है ना, सिग्नल मीटर आपका 0 dB तक टच करे। अगर आप 0 dB के आसपास के सिग्नल में अपने साउंड सिस्टम को चलाते हैं तो कभी भी आपके एम्पलीफायर में क्लिप नहीं आएगा, अगर आपने पिछले सारे रूल्स भी फॉलो किए हैं तो। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में लिमिटर का उपयोग करें। ठीक, कई सारे DSP वगैरह आते हैं, उनमें आपको लिमिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। कई सारे क्रॉसओवर या ग्राफिक इक्वलाइजर आते हैं, उनमें भी आपको लिमिटर का स्विच देखने को मिलता है। लिमिटर लगाने से क्या होगा, जो आपके साउंड सिस्टम में पीक्स आ जाते हैं वो उनको लिमिट कर देगा। अगर आपके पास कंप्रेसर की व्यवस्था है तो आप कंप्रेसर लगाइए और अच्छा ऑप्शन रहेगा। और आपको लास्ट में इस बात को ध्यान में रखना होता है कि आपने जो भी सेटिंग किया है वो सारी अच्छे से कर दिया है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि इसके जो नॉब होते हैं एम्पलीफायर के, ये वाले, इनको कितना खोलना होता है। नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आपने वही टॉलरेंस पर एम्पलीफायर को लिया है जो मैंने आपको बताया कि आपने लोड से 30% ज़्यादा, उस टाइम भी आपको क्या करना है, इस तरह से लगभग इतने मास्टर वॉल्यूम जो आपके हैं ये वाले, है ना, एम्पलीफायर के, तो इतने खोल के रखने हैं आपको। और कभी कभी क्या है ना, हमें और नीड होगी जैसे, तो बहुत से बहुत आप इतना बढ़ा के रखें। इससे ज़्यादा आप अपनी वॉल्यूम को ना बढ़ाएं, एम्पलीफायर की गेन को ना बढ़ाएं। अगर आप इतना रखते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि कभी क्या होता है ना, चाहे डीजे में इसे यूज करो चाहे लाइव में यूज करो, कभी क्या होता है कि एक नॉर्मल सिग्नल चलता रहता है और उस टाइम बीच में अचानक से कोई सिंगर तेज बोल देता है, तो ये जो बची हुई जगह है ना, यहाँ पर वो क्लिप मतलब क्लिप की जगह यहाँ पर वो जगह ले लेता है, तो उस सिग्नल को यहाँ पर वो अपने बराबर में बैलेंस कर लेता है और क्लिप एम्पलीफायर में नहीं आता है। तो आपको लगभग इतना ही करके रखना होता है। ठीक है, एम्पलीफायर की क्लिपिंग रोकने का जो अगला सुझाव है वह होता है, एम्पलीफायर के बैक पैनल में एक सेंसिटिविटी का स्विच लगा होता है, जिसमें आपको 0.775 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.4 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है अधिकतर एम्पलीफायर्स में। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सही सेंसिटिविटी को चुनना है। ठीक है, जैसे कि आप अपने मिक्सर को 0 dB पर रन कर रहे हैं, ठीक, यानी आपका जो मेन जो मास्टर आउट है उसके जो मीटर्स हैं, यानी जो आपका सिग्नल इंडिकेटर दिखता है उसमें आपको 0 dB का सिग्नल देखने को मिल रहा है, तो अपने एम्पलीफायर को आप जो है 0.775 वोल्ट में लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रोफेशनल ऑडियो में कभी भी ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, इसलिए कभी भी सिग्नल आपका ऊपर जा सकता है। ठीक, अगर आप सेंसिटिविटी को 0.775 वोल्ट में रखते हैं, यानी 0.775 वोल्ट में रखते हैं, तो इस तरह से आपके एम्पलीफायर के प्री एम्पलीफायर को नुकसान हो सकता है। तो आप अपने इनपुट सेंसिटिविटी को हमेशा 1 वोल्ट में रखें। अगर आप लाइव का काम करते हैं तो इसमें तो बहुत ही ज़रूरी कि आप एम्पलीफायर को 1 वोल्ट की सेंसिटिविटी में रखें, काफ़ी अच्छा काम करेगा। और अगर आपका और ज़्यादा पीक चला जाता है, कभी कभी 6 dB प्लस 12 dB प्लस पहुंच जाता है, तो आप 1.4 जो इनपुट सेंसिटिविटी है वहाँ पर अपने एम्पलीफायर को आप स्विच करके रखें। इससे आपके एम्पलीफायर में ना क्लिपिंग होगी, ना एम्पलीफायर में कोई नुकसान होगा। और अंतिम सुझाव है कि अगर आप डीजे का काम करते हैं तो हमेशा जो आप बीट्स प्ले करते हैं, जो सॉन्ग प्ले करते हैं रिमिक्स वाले, एक अच्छे रिमिक्सर के सॉन्ग को यहाँ पर आप यूज करें, ताकि जो एक अच्छा रिमिक्सर होगा वो क्या करता है, किसी भी सॉन्ग को अच्छे से मास्टर करता है, उसकी पीक्स को कंप्रेस करता है ताकि सिग्नल 0 dB के ऊपर न जा पाए। अब अगर आप कोई बीट्स प्ले करेंगे और वो सही से रिमिक्स नहीं है तो क्या होगा, उसके जो पीक्स होंगे वो 0 dB को पहले पार कर जाएंगे, तो जो मिक्सर में वही सिग्नल आएगा वही एम्पलीफायर में जाएगा, एम्पलीफायर वही से क्लिप करेगा, है ना। तो इसलिए हमेशा अच्छे रिमिक्सर के सॉन्ग प्ले करें। और अगर आप लाइव का काम करते हैं तो वहाँ पर जो आपके इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं उनको आप समझाएं कि देखिए हिसाब से आप रूल्स को, मेरे साउंड के रूल को फॉलो करके आप अच्छे से काम करें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने पूरे साउंड सिस्टम में कंप्रेसर का उपयोग कर लेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं ना, उनको भी बड़ा गुरूर होता है, वो साउंड वालों को एकदम हल्के में ले लेते हैं, उनकी बात को समझते नहीं है, इसलिए उनको भी समझाने का तरीका होता है कंप्रेसर। ठीक, तो कंप्रेसर के ऊपर भी एक वीडियो आएगा ताकि इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स एंड अदर जो सिंगर वगैरह इनको औकात में कैसे लाना होता है कंप्रेसर की मदद से, ताकि आपके साउंड के नुकसान से हम आपको बचा सकें और साथ में उनको औकात में भी ला दें। ठीक, और मैं हमेशा साउंड वालों के साथ में रहता हूँ, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स और जो सिंगर्स होते हैं कभी कभी साउंड वालों के माइक को फेंक देते हैं या माइक वाले को बुरा भला कह देते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। इसलिए सभी साउंड वालों के साथ हमेशा ऑल डीजे सपोर्ट आप सभी के साथ है और आपकी सहायता के लिए हमेशा मैं एक से बढ़ के एक नई टेक्नोलॉजी को आपके सामने रखता रहूँगा।
तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरी इन बातों से किसी सिंगर को या किसी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को, यानी किसी गायक को या किसी ढोलक बजाने वाले, तबला बजाने वाले, हारमोनियम या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर्स को किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो, मेरी बातें उन्हें गलत लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिस प्रकार आप अपने अपने कामों में माहिर हैं, अगर आप सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग में माहिर हैं, अपने आप को आप बहुत अच्छा समझते हैं। अगर आप ढोलक बजाते हैं या तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उसके लिए आप बहुत अच्छे अपने आप को समझते हैं। ठीक उसी प्रकार एक साउंड वाला भी अपने काम में बहुत अच्छा होता है। आप लोग कभी कभी स्टेज से डायरेक्ट साउंड वालों को गलत बोल देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एक साउंड वाले को अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसा कि मैंने अभी क्लिपिंग के बारे में बताया, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए कभी कभी एक सिंगर बोलता है मेरी आवाज़ को और गेन कर दो, और गेन कर दो, और बाद में काफ़ी तेज़ी बोल देता है, सिग्नल क्लिप में चला जाता है और फिर बोलता है कि साउंड अच्छा नहीं आ रहा, आवाज़ मेरी दब रही है, फटी फटी आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए एक साउंड वाले की भावनाओं को समझो और उसका सम्मान करो, क्योंकि जब आप एक दूसरे का सहयोग करोगे, एक साउंड वाले की इज्जत करोगे, उसे खुश रखोगे, तो वो भी अच्छी सेटिंग करके आपको भी खुश करेगा। भाई, आप अपने अपने कामों में अच्छे हैं, और लेकिन आप एक साउंड को जो प्रोसेस करने का तरीका वो आपको बिल्कुल नहीं आता, नहीं समझते हैं। आपको राग आते हैं लेकिन आपको डेसिबल समझना नहीं आता। इसलिए साउंड वाले की बातें भी समझें। और मेरी इन बातों से अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेगी किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। नमस्ते। और साथ में फिर से मैं कहूँगा, अगर आप ऐसी जरूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।